अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक का सफ़र जो भारत में अयोध्या में तय किया गया है। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी क्या हुआ वहाँ पर, जो इनॉग्रेशन हुई है उसको लेकर जो इस वक्त मामला हैं उस पर भी बात करूँगी आज के इस व्लॉग में। और कुछ इस मुल्क के जो अपने हालात हैं और यहाँ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है इतवार को। वो जो उनकी गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से गैर रस्मी सी, उस पर भी बात करेंगे। जो कॉल दी है उन्होंने उसके हवाले से भी बात करेंगे। बाबरी मस्जिद का जो मामला है 1528 में जो है ये बनवाई गई थी। मुग़ल बादशाह बाबर के कमांडर थे मीर बकी, उन्होंने ये बनवाई थी। और मुगलिया दौर की एक बहुत पुरानी कदीम मस्जिद थी। और जाहिर है वो जो इलाका है वहाँ पर जो जनरेशन्स ऑफ मुस्लिम्स हुए उन्होंने उसको मस्जिद के तौर पर देखा और उसको मस्जिद ही समझा। 1528 से जो चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि 1853 तक इस मस्जिद के ऊपर कोई क्लेम नहीं था, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इससे पहले कभी किसी ने ये नहीं क्लेम किया था कि ये किसी हिंदू लॉर्ड का बर्थ प्लेस है या उसके अंदर कोई भी मसला है। मगर 1853 में पहली मरतबा जो कुछ हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और ये बात कही गई कि ये जगह इस पर कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये उनके एक लॉर्ड, एक गॉड, एक खुदा राम जो है ये उनकी बर्थ प्लेस है। 1858 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, 1859 में, सॉरी 53 में ये कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ था। 59 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो उसका जो हल उसको बताया गया वो ये किया गया कि एक फेंसिंग कर दी गई इस मस्जिद के अंदर। और ये कहा गया कि कुछ हिस्सा मुसलमानों के पास रहेगा और कुछ हिस्सा हिंदुओं के पास रहेगा, ताकि इस मसले के अंदर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 1949 में हमने देखा कि अब ये 1859 के अंदर की फेंसिंग की गई और उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक जो है ये मसला जो है वो ठीक चलता रहा। 1949 में ये मस्जिद जो है इसको दोबारा से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। 1950 से लेकर 61 के दरमियान बहुत सारे सिविल सूट्स फाइल किए गए, इस मसले को अदालतों तक लेकर जाया गया, एक लीगल जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर लेकर आया गया। और 1990 कुछ लेट 1980s के हवाले से जिक्र आता है अगर आप पढ़ें इसकी तारीख उठा के। और 1990s के अंदर बीजेपी जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है इंडिया की, और उसका जो एक आइडियोलॉजिकल विंग है RSS जो है, उन लोगों ने इस इशू को हवा देना शुरू की, क्लेम करना शुरू किया, इसको डिक्लेयर करवाया कि ये डिस्प्यूटेड है और बाकायदा तौर पर राम मंदिर की जो है वो कैंपेन का आगाज करने की कोशिश की। अब ये बीच में 1 डेढ़ 2 साल का अरसा, 3 साल का, कुछ लोग कहते हैं लेट 1980s था, तो कोई 3-4 साल का अरसा चले आप लगा लें एट मैक्स। तो उसके बाद हमने ये देखा कि उसका कल्मिनेशन पॉइंट जो है वो 1992 में हुआ, जब मैसिव किस्म के राइट्स जो हैं वो दंगा फसाद जो है वो हो गया इस इलाके के अंदर। और जो RSS और बीजेपी वाला मसला तो हमने देखा कि है ही है। एक और अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन थी विश्व हिंदू परिषद, वो भी, और दीगर कुछ एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फार राइट हिंदू तंजीमें हैं वो इसके अंदर शामिल हुई। और ये दंगा फसाद इस हद तक बढ़ा के 2 से 3 हज़ार लोगों की जानें जो हैं वो इस दंगे के अंदर गई। अब ये जो इलाका है अयोध्या का, ये हमने देखा कि ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न हिस्सा बनता है जो इनका यूपी है, इनका एक नॉर्दर्न स्टेट है, यूपी की बनती है अयोध्या। और ये जैसे मैंने कहा कि जो अभी हुआ है जिसकी वजह से ये इशू दोबारा लाइमलाइट में आया है, वो इसलिए आया है कि कोई तकरीबन 4 दिहाइयों की बाद जो है वो ये पूरी कैंपेन राम मंदिर की अब खत्म होती हुई दिखाई दी। और कल्मिनेशन ये थी कि वहां पर फाइनली उन्होंने मंदिर बनाकर जो है वो दम लिया। लेकिन जहाँ पे मैं टाइमलाइन मैंने छोड़ी थी कि 1992 पर जो है वो ये मॉब और ये राइट्स होते हैं, 2-3 हज़ार लोग अपनी जानों से जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट राइट्स जो भारत की तारीख में हुए, वो मुसलमान, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान जो है अपनी जानों से गए। 1992 के अख्तिताम में ही एक कमीशन का क़याम भारत में हो गया था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इस मसले का क्या होगा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि कोई तकरीबन कोई 17-1 साल लग गए उस कमीशन को अपनी पहली रिपोर्ट देने में। 2009 में कमीशन ने जो है वो अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई, जिसके अंदर बहुत कैटेगोरिकली कहा गया कि मस्जिद को शहीद करने में, दंगे फसाद कराने में और वो सारा जो उस वक्त सिनेरियो था वो क्रिएट करने में बीजेपी RSS के बहुत सीनियर लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, शामिल। उनकी बेशुमार सीनियर लीडर्स जो हैं उनको नॉमिनेट भी किया गया और बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहा गया कि वो लोग इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हैं। सितंबर 2010 में लेकिन इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल कोई अमल जो है वो हमने देखा कि नहीं हुआ। लेकिन 2009 में इस रिपोर्ट को आने के बाद सितंबर 2010 में इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि इस इशू को दोबारा से इस जगह को डिवाइड कर दिया जाए और ज़्यादा हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया और कुछ हिस्सा
मुसलमानों को दे दिया गया कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन मई 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था, ये जो फैसला था, इसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि 2017 अप्रैल के अंदर जो है वो दोबारा से बीजेपी के जो लीडर्स थे उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस का रिवाइवल हुआ कि ये किसी मसले के अंदर इन्वॉल्व थे। 2017 में जब ये दोबारा रिवाइवल हुआ तो फिर हमने देखा कि कोर्ट्स ने थोड़ा सा इस मसले को हॉल्ट करने की कोशिश की कि किसी और तरीके से इस इशू को देख लिया जाए, और फिर हमने देखा कि पूरी मुहिम चली कि आउट ऑफ कोर्ट किसी तरीके से इस मामले को सेटल करवा दिया जाए। लेकिन जब ये टारगेट अचीव नहीं हो सका, दोनों जो तरफ के लोग थे वो इस मसले के ऊपर बात नहीं उन्होंने मानी, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी जमीन है सारी की सारी इसको एक हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। अब वो जो जमीन जब हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी गई तो अब हमने देखा है कि मामला जो है वो यहाँ पर आके रुका है कि अयोध्या में फाइनली उन्होंने राम मंदिर जो है वो बना दिया है। जिस तरीके से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, वहाँ पे जितने उनके बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको लाया गया, जितना इसका एक बड़ा अफेयर बनाया गया। कुछ है वैसे बीच में जिन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तस्वीरें चिपका चिपका के बड़ा क्रिटिसाइज भी किया कि हम तो एक सेक्युलर मुल्क थे, ये हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर अतुल जो है मोंगिया एक उनके फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के उस ट्वीट को बहुत से और स्टार्स ने, सुष्मिता सेन एक नोटेबल नाम है उसके अंदर, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये दिस इज नॉट व्हाट इंडियाज आइडियोलॉजी इज। लेकिन मोस्टली जो उनके बड़े नाम और चेहरे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। आई थिंक कि विदाउट गोइंग इनटू एनी मैं कोई होता ना वो मजहबी जज्बात के अंदर जाए बगैर सिर्फ इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि वो जो एक शाइनिंग फेस ऑफ इंडिया था, सेक्युलर इंडिया का जो शाइनिंग फेस था कि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं, मेरा ख्याल है कि वो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश थी वो सारी मिट्टी में दब गया है, दफना दिया है। मोदी साहब ने वैसे ही दफनाने का सिलसिले का आगाज बहुत पहले से किया हुआ था, लेकिन इसके बाद मेरा ख्याल है भारत ये क्लेम नहीं कर सकता कि भारत एक सेक्युलर जमहूरी मुल्क है। भारत के अंदर जमहूरियत स्ट्रांग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन भारत इस वक्त एक सेक्युलर मुल्क से लेकर एक हिंदू फर्स्ट नेशन जो है वो बन चुका है ऑफिशियली। इतनी नफरत, इतना हेट जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी भी इस चीज़ को हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि एक ऑलरेडी बड़ा पोलराइज्ड मुल्क है पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली भारत, और इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ये सब कुछ करवाना, इसका भारत के इमेज को तो शायद नुकसान होगा, लेकिन जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी है, बिलखुसूस जो मोदी साहब है, उनको इसका जो है वो अपेरेंटली बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बात करेंगे हम जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है कोर्ट में, कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से, पहले तो हमने पिछली उसमें वीलॉग में बात भी की थी थोड़ा सा इसके हवाले से कि बात करने के ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो है तल्ख कलामी हुई खान साहब की, और मना करने के ऊपर खान साहब ने कहा कि ये ओपन ट्रायल है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं तो बात करूँगा। तो बात तो उन्होंने की, लेकिन जो गुफ्तगू हम तक कुछ पहुंची है खान साहब की वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे सिलेक्टेड होने के ताने दिए जाते थे, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को लाया गया है तो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस जो है वो हो रही है इस वक्त इस मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से कानून को ट्विस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और सारे इदारे जो है वो मिले हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं एक ही शख्स को लाने के लिए, तो इस चीज़ को तो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा मुल्क है जहाँ पर CCPO जो है वो भी गुलाम है और वो सलूट मार रहा है नवाज शरीफ को, तो यहाँ पर अगर आप कहें कि सिलेक्शन नहीं हो रही और इलेक्शन हो रहा है तो ये बात तो नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, ये बात हमें दुनिया को भी बतानी है और इन लोगों को भी बतानी है। और खान साहब ने फिर भरपूर ये कॉल दी, उन्होंने कहा जी कि इतवार के रोज आप सब बाहर निकले, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, एक तो ये कि बाज़ाब्ता तौर पर PTI की तरफ से इलेक्शन की कॉल जो है वो दे दी गई है, तो खान साहब की इस इलेक्शन कॉल को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कारकुनान, जो भी एक सिचुएशन इस वक्त है PTI की, थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश मेरे ख्याल है हम देखेंगे कि संडे को क्या होता है, लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। लेकिन जो लोग खान साहब से मिलकर बाहर आते हैं, जो ऑफिशियल PTI के ऑफिशियल्स हैं इस वक्त, उन लोगों की तरफ से जो एक रवैया है उसके ऊपर भी हमें सवाल करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि खान साहब प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, मैंने तो कोई बहुत बड़ी खबर कहीं नहीं देखी, मैंने तो किसी का ट्वीट नहीं देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर कॉल है, बड़े वर्चुअल जलसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बड़ी एप्स बन रही हैं, लेकिन खान साहब की दी हुई कॉल को ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों तक पहुंचाने के सिलसिले का मैंने कोई आगाज़ नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और विजिट करने की ज़रूरत है कि PTI में खान साहब जो कुछ कह रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है और पहुंचाया जा रहा है, एज इट इज़ पहुंचाया जा रहा है। अगर नहीं पहुंचाया जा रहा तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स और मुहर्रिकात हैं, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।